दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका ITI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल फ्रॉम इंडियन स्किल टेक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम पिछली वीडियो में कैपेसिटर के बारे में जान चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में इंडक्टर के बारे में जानेंगे कि इंडक्टर कहाँ यूज़ होता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की। और जैसे कि हमने 3 तरह के लोड कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंडक्टिव बनाए थे, तो इसी कारण आज इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसी के पर्पज़ में इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हम आज अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में और इंडक्टर कॉइल लिख देते हैं, इसका पूरा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी में नाम प्रेरक। तो बेसिक इंडक्टर जो होता है, यदि हम एक यदि सीधा वायर लें ए और बी, ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है। तो बेसिक यदि कोई सीधा तार हो या कोई किसी भी आकृति का तार हो, तो उसमें जब AC सप्लाई कनेक्ट की जाएगी, अल्टरनेटिव करंट कनेक्ट किया जाएगा, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? क्षेत्र बन जाता। अब मान लो ये हमने कुछ ज़्यादा लंबाई का था, तो हमने इसकी एक इस तरह की कुंडली बना दी, ए और बी इसी वायर की कुंडली आकृति में लपेट बना दी, जैसे हमारी स्प्रिंग वगैरह होती है। तो अब इसमें क्या होगा, इसके मुकाबले इसमें जो क्षेत्र बनेगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि अधिक शक्तिशाली क्षेत्र बनेगा। यानी कि जो इंडक्टर कॉइल होती है कुछ इस तरह की बनाई जाती है, ठीक है। और इंडक्टर कॉइल में जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी AC जो हम फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो प्रेरक कुंडली होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेरक कुंडली को दी गई है, वो उसे मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देगी। क्या करेगी? कन्वर्ट। यानी ये 2 चीज़ हमने इसमें सीखी। एक तो प्रेरक कुंडली कुछ तारों के लपेट बना दिए, इस तरह से उसका सिंबल बन जाता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जो प्रोवाइड की है, दी है, उसको किस में कर देगी? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करती है। और अधिक जानने के लिए थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाते हैं। अब इसमें सारे पढ़ने के बाद एक छोटी सी यूनिट आती है जिसे बोलते हैं प्रेरकत्व। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो इंडक्टर कॉइल है, ये जो कॉइल हमने बनाई है, इस कॉइल में यदि इस कॉइल को इस तरह से बना दिया और इसको हम AC सप्लाई से संयोजित करते हैं, AC सप्लाई से हमने ये संयोजित कर दी। ये कौन सी है? AC सप्लाई। तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, यानी I। और ये I इस कुंडली में से होती हुई क्या हो जाती है? बाहर चली जाती है, यानी कि दोबारा
जहाँ से जिस छोर से चली थी दूसरे छोर पे आके वो मिल गई। इससे क्या होता है कि ये हमारा जो सर्किट है, ये पूरा हमारा सर्किट पूर्ण हो चुका है, यानी विद्युत धारा इस कुंडली में से होकर प्रवाहित हुई है। तो इस विद्युत धारा के कारण इस कुंडली के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जिसको बोलते हैं फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्योंकि एक चुंबक की तरह ये कार्य करता है। जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा कि यदि किसी नरम लोहे की छड़ पे कॉपर के वायर यदि हमने लपेट दिया और इसे सीधा सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया, हालांकि थोड़ा सा अलग है, तो ये एक चुंबक की भांति काम करने लग जाती है। और जब चुंबक के भांति काम करेगी तो इसके चारों ओर चुंबक की तरह क्या बन जाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा, जबकि इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एक चुंबक की तरह। ऐसी हमने इसमें एसी दी है, तो ये भी क्या करेगा, एक क्षेत्र बना लेगा। अभी हम किसके बारे में सीख रहे हैं, पहले हमने इंडक्टर कोयल बताई, इंडक्टर कोयल में 2 बता दिया। इंडक्टर कोयल कुछ इस तरह की बनती है, उसका काम ये होता है। और प्रेरक तो अब जो इसका एक गुण है, कुंडली का एक गुण है, उस गुण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज़ होती है, क्या होता है ये गुण। अब देखो, इसमें छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन गया। उस क्षेत्र के कारण, अब ये मान लो हमने इसमें एसी सप्लाई 220 वोल्ट लगाई थी। कितनी लगाई थी, ये हमारा हो गया आरोपित वोल्टेज। आरोपित वोल्टेज कितनी है इस पे, 220 वोल्ट। हालांकि कम भी हो सकती है, लेकिन एसी की हमने कितनी बता दी, 220 वोल्ट। अब इस 220 वोल्ट के कारण कुछ धारा हमारी क्या हो जाएगी, फ्लो होने लग जाएगी, सर्किट में फ्लो होने लग जाएगी। और जैसे ही सर्किट में फ्लो होने लगेगी तो इस कुंडली के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि हमने बताया कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी, एसी, ये जी दे रखी है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो किस में कन्वर्ट कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर देती है। और जैसे ही किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तो उस कुंडली में स्वयं, यानी स्वयं अपने आप एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हो, एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, धारा प्रवाहित होने लगी, इसने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया अपने चारों ओर, तो इस कुंडली में अपना खुद का एक ईएमएफ बन जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अपने आप उत्पन्न हुआ, ठीक है। उस ईएमएफ के कारण इस कुंडली में धारा भी उत्पन्न होने लगेगी। सबसे पहला चरण बताया, कुंडली में विद्युत धारा ये वाली प्रवाहित हुई तो इसमें अपना एक खुद का ईएमएफ बन गया, यानी खुद की एक वोल्टेज बन गई, वोल्टेज। देखो यहाँ पे वोल्टेज थी, उस वोल्टेज के कारण क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगी। अब धारा प्रवाहित होने लगी तो कुंडली में एक मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुंडली में स्वयं एक ईएमएफ बन गया, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान क्या होता है, आरोपित वोल्टेज से कम होता है, आरोपित वोल्टेज से कम होता है। अब इसमें जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो इसमें अपनी खुद की एक धारा बन गई। अब जैसे ही इसमें धारा बन गई तो उस धारा के मान में क्या होता रहेगा, लगातार परिवर्तन होता रहेगा। जो उत्पन्न धारा हुई, धारा के मान में क्या होता रहेगा, परिवर्तन, यानी कभी वो घटेगी, परिवर्तन होता रहेगा, यानी कभी वो घटेगी कभी वो बढ़ेगी। यानी किसी भी एसी परिपथ का वह गुण जिसमें संयोजित कुंडली के कारण धारा के मान में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेरक तो कहलाएगा।
किसी ऐसी परिपथ का वह गुण जिसमें संयोजित कुंडली के कारण धारा के मान में परिवर्तन जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, प्रेरकत्व कहलाता है। तो अब समझ में आई है कि जब भी किसी कुंडली के चारों ओर क्षेत्र बनेगा तो वो खुद का एक ईएमएफ बना लेती है, और ईएमएफ बनाने के बाद जैसे ही ईएमएफ बनेगा तो वो खुद की एक धारा उत्पन्न कर लेगा अपने अंदर इंटरनल ही। और जैसे ही इंटरनल धारा उत्पन्न करेगा तो लगातार जैसी धारा बनती रहेगी तो उसके मान में भी क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। और वही परिवर्तन क्या कहलाता है, उस कुंडली का गुण कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरकत्व। देखिए यानी कह सकते हैं किसी भी ऐसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का क्या करता हो, विरोध करता हो, क्या कहलाएगा, प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, ये हमने बना दी छोटी सी चीज। अब सबसे पहले प्रेरक ऐसे बनाया, कुंडली यानी संकेत चिन्ह भी ऐसा बनाया, क्रियाविधि बता दी, उसका एक छोटा सा गुण बताया जिसके आधार पर ये सारी चीज़ चलती है, ये बताया। अब इसमें जो होती है उसको बोलते हैं, इसमें जो नापते हैं इसे नापते हैं हेनरी में। ठीक है, यानी कि हेनरी में का मतलब ये है, हेनरी में से नापेंगे, और एक हेनरी फिर किसके बराबर होगी, मतलब क्या चीज़ होती है हेनरी, और यदि वैल्यू 1 हेनरी हो तो किसके बराबर होगी। यानी कि 1 हेनरी क्या है कि जब किसी कुंडली में, 1 हेनरी का मतलब पता कर रहे हैं, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए फ्लो हो, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए यदि फ्लो हो तो वो उसमें, मैंने क्या कहा था, एम्पियर लगाया, ईएमएफ वो क्या नाम है, एम्पियर भी फ्लो हुई, और इसमें क्या होगा, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना तो क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हुआ। यानी कि 1 एम्पियर यदि 1 सेकंड के लिए फ्लो हुई तो उस कुंडली में यदि 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है तो वो यूनिट हमारी किसके बराबर होगी, 1 हेनरी के बराबर होगी। यानी 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए इसमें फ्लो किया गया, या 1 एम्पियर की धारा की दर से इस कुंडली में फ्लो की गई, तो जो इस कुंडली में वोल्टेज बननी चाहिए कौन सी, इंड्यूस्ड वाली, वो यदि 1 वोल्ट बन जाती है तो उसका जो प्रेरक तो होगा वो 1 हेनरी कहलाएगा। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, एल, और ये होता है N phi अपॉन आई। यानी इस एल का मान इस कुंडली में कितने हमने टर्न दिए उस पर निर्भर करता है, और कितना उसमें क्षेत्र बना उस पर निर्भर करता है, और कितनी उसमें विद्युत धारा बनी उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेनरी में, हेनरी यानी इसमें बताया हमने एल से डिनोट करते हैं, ये चीज़ इसमें हमने बताई। अब आते हैं अलग यूनिट पे, यानी कि जो हमारी प्रेरक कुंडली होती है, प्रेरक कुंडली, उसके निम्न प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है वायु क्रोड युक्त, वायु क्रोड युक्त, यानी कि वायु क्रोड युक्त का मतलब ये है कि जो कुंडली हमारी बनी है, ये देखो, ये कुंडली जो बनी है इसे बोलते हैं कोर,
एक तरह का कोर। और यदि मान लो ये कोई छड़ है तो जो टर्न लगाए हैं इन्हें बोलेंगे कोर, और जिसके ऊपर ये टर्न लगाए गए हैं इसे बोलते हैं हम क्रोड। कोर और क्रोड दो चीज़ें होती हैं, यानी इसमें हमारी केवल कुंडली बनी होती है, यानी इस पे हमने किसी भी चीज़ पे से लिपेटा नहीं है। यानी कि जैसे एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की तरह ये होती है, यानी इसमें किसी के ऊपर इसे लपेटा नहीं जाता। इसलिए क्या होती है, इसके बीच क्या हो जाती है, फिर वायु भर जाती है, इसलिए कहा वायु क्रोड युक्त। यानी कि जो क्रोड है इसमें क्या वायु है, यानी कि इसमें बीच में कोई मेटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है। और इसका उपयोग जो करते हैं हम वो रेडियो रिसीवर्स में करते हैं। रेडियो रिसीवर्स, ऐसी क्रोड का उपयोग कहाँ करते हैं, रेडियो रिसीवर्स में। दूसरी आती है हमारी फेराइट क्रोड युक्त, फेराइट क्रोड युक्त। इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रोड होगी, क्रोड का मतलब जिसके ऊपर ये लपेटी गई है। देखो ये तो हमारी क्या की होगी, कॉपर की होगी। जो हमारी कोर होगी, जो कुंडली बनाएंगे वो तो हम बेसिक कॉपर की ही बनाएंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा, इस फेराइट को बोलते हैं, फेराइट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो लोहा प्लस कार्बन। यानी इसमें जो हम क्रोड यूज़ करते हैं वो लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बनी होती है। और क्या नाम है, इसको ही बोल देते हैं, फिर टोटल जो बना है इसको बोल दिया हमने फेराइट, कार्बन चूर्ण, फेराइट। तो इसमें जो हमने क्रोड यूज की वो किसकी की है, लोहा और कार्बन चूर्ण की, तो उसको हम बोलते हैं फेराइट। यानी इन दोनों का मिश्रण क्या बना कहलाएगा, फेराइट कहलाएगा। तो ये जो इसमें जो हम मेटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये वाला, ये क्या कर रहे हैं, फेराइट युक्त कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ में डिफरेंस पता लग गया, क्रोड और कोड में। और इसका यूज़ जो हम करते हैं वो करते हैं, देखो इसको बनाने का कारण ये है, ऊपर वाली का जो प्रेरक है उसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, लेकिन जो हमारी फेराइट क्रोड युक्त है इसमें प्रेरक के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, फेराइट क्रोड युक्त का यूज़ करते हैं। अब आते हैं, देखो एक चीज़ इसका जो इसका करते हैं रेडियो रिसीवर्स में, फेराइट वाले का, और ट्रांसमीटर्स इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका यूज़ किया जाता है इस वाले का। और क्या है, ट्रांसमीटर। अगली तीसरी आई हमारी लोह क्रोड युक्त, लोह क्रोड युक्त। इसमें क्या ले जाएगी, नर्म लोहे की छड़ ली जाती है। क्रोड के रूप में नर्म लोहे की छड़ होगी, कॉपर कोर के रूप में हो गया। और इसका जो यूज़ करेंगे इसके प्रेरक को भी बहुत आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका यूज़ करते हैं हम
जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो बड़ी वाली ट्यूबलाइट होती है, कुछ इस तरीके की हमारी ट्यूबलाइट होती है, इस तरह की। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन दोनों के बीच गैस का आयनीकरण करने के लिए अधिक वोल्टेज बनानी पड़ती है, अधिक वोल्टेज बनानी पड़ती है। और वो अधिक वोल्टेज बढ़ाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? लौह क्रोड युक्त प्रेरक कुंडली का, यानी कि लौह क्रोड युक्त प्रेरक कुंडली का उच्च वोल्टता बनाने का कार्य होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखो हमने इसमें बता दिया एल, जैसे हमने कैपेसिटर और कैपेसिटर और रजिस्टर्स की हमने क्या नाम है ग्रुपिंग की थी, उसी प्रकार से हम प्रेरक कुंडली की भी ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि प्रेरक कुंडली का संयोजन, ठीक है। सबसे पहला हमारा वही श्रेणी क्रम, तो बस सीधा सीधा फॉर्मूला है इनका, तो पहली कुंडली, दूसरी कुंडली, तीसरी कुंडली, और इसमें हम क्या लगा दिया, एसी सप्लाई। तो यदि L1, L2 और L3 यदि हमारी तीनों कुंडली एक साथ सीरीज में कनेक्टेड हो, तो यदि इसका टोटल हमें क्या नाम है प्रेरकत्व निकालना हो, तो निकालेंगे L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, इस तरह से। ये अब हम बात करते हैं समांतर क्रम वाले की। अभी बेसिक हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, डीपली जानकारी अभी नहीं दे रहे इनके बारे में। कि इंडक्टर क्या होता है, क्या उसकी वर्किंग है, कितने टाइप्स के भी हमने बता दी, उसकी ग्रुपिंग भी हम बता रहे हैं। अब समांतर क्रम, समांतर क्रम का आपको पता ही है, इस तरह से प्रेरक कुंडली पहली, नंबर दूसरी और नंबर तीसरी, ये होगी नंबर तीसरी। ये हमने इसमें एसी सोर्स लगा दी, ये एसी का सिंबल है, तो ये हमारी क्या होती है, एक तरह की एसी सप्लाई। तो ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। तो इसमें टोटल निकालने के लिए L बराबर 1/L1 L2 L3, इस फॉर्मूले से हम टोटल प्रेरकत्व निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रेरकत्व क्या बताया कि किसी भी कुंडली में किसी भी ऐसी परिपथ का वह गुण जो उस परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रेरकत्व कहलाता है। और वह पुर्जा जिस धातु का बना होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेरक कुंडली बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने इसमें बता दी।
अब आ जाते हैं इसमें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। हाँ, स्व प्रेरकत्व, यानी कि ये होती है सेल्फ इंडक्टेंस। यानी दो तरह की हमारी इंडक्टेंस होती है, एक स्व प्रेरकत्व और दूसरी होती है, दोनों के बारे में बताएंगे आज। अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व, यानी कि MUTU एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो तरह के होते हैं। इनके बारे में देखते हैं भाई क्या होता है। अब प्रेरक की परिभाषा हमने बता दी दोबारा। इसमें क्या है कि जो हमारा सेल्फ इंडक्शन है वो जो हमने प्रेरक में बताया वही सेम चीज़ है। मतलब कि किसी भी AC परिपथ में जो हमने कुंडली कनेक्ट की है ये हो गई, और AC परिपथ हमने बना दिया, ठीक है, वोल्टेज लगा दी। अब इसमें वोल्टेज लगाने पे क्या होगी, धारा फ्लो होगी। ये चीज़ याद रखना, वोल्टेज जैसी हमने सोर्स लगाई तो धारा इसमें प्रवाहित होने लग जाएगी। इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगी, कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगी, यानी कि ये हमारी आई यहाँ से चल के यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आई इसमें से फ्लो होकर ऐसे गई, दोबारा यहाँ आई, तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, क्षेत्र बन जाता है। नंबर पहला टर्न, यानी वोल्टेज सोर्स लगाई, धारा बहने लगी, धारा बहने लगने पे कुंडली के चारों ओर क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या हो जाएगा, इसका एक, इसमें एक जो होगा EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो किस में होता, वोल्ट में, क्या हो जाता, उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न हो गया। और जिसके कारण क्या हो गई, धारा, यानी इस कुंडली में ऑटोमेटिक एक प्रकार की धारा भी उत्पन्न हो जाती है। और उस धारा के मान में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। यानी कि किसी भी ऐसी परिपथ का वह गुण जो जिसमें धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध, किसी भी ऐसी परिपथ का वह गुण जिसमें धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रेरकत्व कहलाता है। और उस प्रेरकत्व के कारण जो EMF इंड्यूस्ड हो जाता है उसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड। और इस टोटल प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्व प्रेरकत्व, जिसमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही EMF बन गया हो। तो बेसिक, यानी कि E बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है -L di/dt, ये इसका फॉर्मूला आता है। मतलब कहने का ये है कि इसमें ये प्रेरक, यानी कुंडली के प्रेरक L पे, और di/dt क्या है, जब समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है उसको शो कर रहा है। जैसी कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, मैग्नेटिक फील्ड बना, EMF बना इस कुंडली का अपना ही, और उस कुंडली में जो EMF बना उसके कारण ही क्या होगा, धारा, और धारा के मान में लगातार क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। उसको क्या बोलेंगे, प्रेरकत्व। और ये अपने आप स्वयं EMF जनरेट कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्वयं प्रेरकत्व। और ये स्वयं प्रेरकत्व जो EMF, स्वयं प्रेरकत्व में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ, उत्पन्न हुआ,
वो कितना होगा ई, और ये ई का मान किसके बराबर होगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यानी डी आई अपॉन डी टी का मतलब है डी आई अपॉन डी टी, यानी कि समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन। ई इंड्यूस्ड ईएमएफ और एल प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व, ये हो गया। और इसमें माइनस क्या था, माइनस इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान है वो आरोपित वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसमें माइनस चिन्ह लिया जाता है। अब बात करते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व की। इसमें क्या होता है, जब कोई एक कुंडली को इस तरह से हमने ऐसे कर दिया, ये हमारी कुंडली हो गई ए, इस कुंडली में भी वही सेम रीजन होगा जैसे ये हुआ, इस कुंडली में भी अपना खुद का एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अभी तक तो सेम जो बात है वही है, अभी बट रीजन क्या है, यदि इसके पास कोई अन्य कुंडली रख दी जाए, हालांकि यहाँ लोड दिखा देते हैं, लोड यानी क्या करा, नंबर बी यानी दूसरी कुंडली और रख दी उसके पास ही, तो क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ कनेक्ट होने लग जाएगा, इसका इसके साथ, इसका प्रेरक मान लिया हमने L1, इसका मान लिया L2, यानी क्या हुआ, जब प्रथम कुंडली को एसी सप्लाई से संयोजित किया तो उस प्रथम कुंडली में हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, ईएमएफ भी बनेगा, धारा के मान में भी परिवर्तन होगा, लेकिन हम इतना ना जाके ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके साथ क्या होने लगा, लिंक होने लगा, लिंक होने लगता है। इस लिंक होने के कारण ही इस कुंडली में भी ऑटोमेटिक ईएमएफ बन जाता है, यानी इस कुंडली का सेल्फ का तो बन ही रहा, लेकिन जैसे ही जितना चुंबकीय क्षेत्र दूसरी वाली ने कनेक्ट किया, इसके बीच में क्या हमारी यहाँ एयर गैप, वायु अंतराल, कोई कनेक्शन नहीं है, वायु अंतराल, एयर गैप, ठीक है। तो दूसरी कुंडली में भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ईएमएफ बनने लग जाएगा, और जैसी जहाँ पे ईएमएफ बनता तो टोटल क्या हो जाती है, स्टार्ट क्या हो जाती है, करंट स्टार्ट हो जाती है, यानी करंट बनना स्टार्ट हो जाती है। यही हमारा सेम जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसके वर्किंग प्रिंसिपल में अन्योन्य प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्शन का यूज़ किया जाता है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन सदैव m बराबर √L1 L2 के बराबर होता है। इसका मात्रक आता है, इसका मात्रक भी क्या आएगा, इसका मात्रक, ये m क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक, और L1 L2 पहली कुंडली का प्रेरकत्व और दूसरी का प्रेरकत्व, यानी इसमें एक सिंपल एक कुंडली लिए, इसमें जैसी धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्वयं एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और ईएमएफ से ही तुरंत ही क्या बन जाएगी, धारा, और धारा का मान जो हो लगातार क्या होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा, और एसी परिपथ उसी धारा के मान का क्या करता, विरोध करता, जो कि उत्पन्न हुई है, और वही गुण उसका क्या कहलाता, प्रेरक कहलाता है, और इसमें खुद ही अपने आप ही ईएमएफ बना है, अपने आप ही ये धारा बनी है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वयं प्रेरक यानी सेल्फ इंडक्टेंस। इसका ये हमने फॉर्मूला बताया, ई ये सेल्फ इंड्यूस्ड कितना हुआ, यानी ये जो इंड्यूस्ड हुआ कितना हुआ, माइनस एल इसका प्रेरकत्व, डी आई अपॉन डी टी इस धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर होता है। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि सदैव इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान आरोपित वोल्टेज से कम होता है, इसलिए माइनस लिया है। अन्योन्य प्रेरक में क्या हुआ, पहली कुंडली में तो सेम वही काम होगा जो इसमें हो रहा है, लेकिन यदि उसके पास दूसरी कुंडली और रख दी तो क्या होगा, उस कुंडली के साथ इसका चुंबकीय क्षेत्र लिंक होने लग जाता है, यानी कि अगर हमने दो कुंडली पास पास रख दी तो उसमें भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस करने लगेगा, और दूसरी कुंडली में भी ईएमएफ बन जाएगा, और जैसे ही ईएमएफ बनेगा तो इसमें भी देखो, इसमें इस तरह से धारा फ्लो हो रही है तो इस कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगेगी इस तरह से। तो इन दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है। तो इंडक्टेंस के बारे में इतना ही, और कल अगली वीडियो में अभी हमने ग्रुपिंग जो बताई है वो ग्रुपिंग बताई है आपकी सीरीज में और समांतर में।
कि प्रेरक सीरीज और समांतर में जुड़े हो तब कैसे करेंगे, प्रतिरोध जुड़े हो तब कैसे करेंगे, और कैपेसिटर जुड़े हो जब। यदि ये एक दूसरे के साथ, यदि इंटरचेंज यानी कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस के साथ या रेजिस्टेंस प्रेरक कुंडली के साथ जुड़ा हो तो क्या टोटल कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कल इसके बारे में। धन्यवाद।